तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या हाथरस के नाम पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक और जातिगत दंगा फैलाने की थी साजिश। हाइपर एक्टिव हो गए थे कुछ संगठन, ऐसी कुछ वेबसाइट भी मिल रही है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट में बताया जा रहा है कि दंगे कैसे कराना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है, पुलिस अगर पकड़ लेती है तो कहां छिपना है। ये देखिए दंगा गैंग की साजिश के तार कहां कहां जुड़े। हाथरस के बाद दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद कोलकाता में प्रदर्शन होते हैं, अहमदाबाद के अंदर प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद ये इंटरनेशनल हो जाता है, इस्लामिक देशों से फंडिंग आती है, अमेरिका तक में ये बात जाती है, ब्रिटेन तक में बात जाती है, कनाडा तक जैसे देश इससे जुड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जुड़ जाते हैं, और हांगकांग और जापान। देखिए कैसे ये पूरा का पूरा संगठित था और किस तरीके से। देखिए वेबसाइट में क्या लिखा था, जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनी थी। वैसलीन या तेल ना ले जाएं, दिखाइए ये ग्राफिक जो आप चला रहे थे। वैसलीन तेल ना लगाएं, केमिकल से बचे, कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने, दिक्कत हो सकती है आपको, गहने और टाई ना पहने, आसानी से पहचाने जाएंगे, स्विमिंग चश्मे पहने, आंसू गैस से बचे, शरीर को ढककर रखें, मिर्ची पाउडर से बचे, पुलिस को देखते ही गैस मास्क पहन ले, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बना ले, दंगा करने की जगह की पहचान कर ले, छिपने वाली जगह पहले से ही तय कर ले, क्रेडिट एटीएम साथ ना ले जाए, कैश का इस्तेमाल करें क्योंकि क्रेडिट और एटीएम ट्रांजैक्शंस के फुटप्रिंट होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। फिर से बहस को खोलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता मेरे साथ हैं, अभय दुबे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, अवनीश अवस्थी जी प्रोफेसर मेरे साथ हैं, आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ शोएब जमील मेरे साथ हैं जो बोल रहे थे कि हाथरस में पत्रकारों के साथ बड़ा गलत हुआ, उनको पीटा गया। मैंने उनसे पूछा शाहीन बाग में मुझे क्यों पीटा, जवाब बंद। अभय दुबे जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी आप और मैं कॉलेज के जमाने से मित्र हैं, खुशकिस्मती से हमारा कॉलेज भी एक था। आप बड़ी दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं। आप मुझे बताइए, आज तक आपने देखा कि किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की जानकारी, वो भी नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखी हो? अगर कोई एक एग्जाम्पल है तो बता दीजिए मुझे, दिल पे हाथ रख के बोलिए। देखिए मैं दिल पर हाथ रखकर बोलता हूं, अशोक गहलोत जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री इसीलिए मैं संवेदनशील है, इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हूं। उनका देखिए दीपक जी, उनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था। वो सवाल देखिए, उन्होंने जो कहा वो पीड़िता ने जो बयान दर्ज कराए हैं उसके संदर्भित विषय पर कहा। मैं आप बहुत बड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं जो आपने आज ये वेबसाइट वाला इशू रेज किया, और मैं हमेशा से देखते रहा हूं, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं इसलिए नहीं, लेकिन आपने देश में ये जो आज की पत्रकारिता है, इसकी मिसाल अगर किसी ने हिंदुस्तान में कायम की वो तो दीपक चौरसिया ने। हमने देखा है गल्फ में वो वॉर साइट पर दीपक चौरसिया, तब से क्रेज लोगों को था कि मुझे पत्रकार बनना है तो दीपक चौरसिया जैसा बनना है। मैं उस समय का साक्षी हूं, आपका दोस्त हूं सिर्फ इसलिए नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हूबहू वही मैटर है जो अमेरिका का कैंपेन था ब्लैक लाइव्स मैटर, वो कॉपी पेस्ट उसमें से 80% किया है। मुझे संदेह ये हो रहा है कि एक स्ट्रेटेजी योगी सरकार ने अपनाई कि कैसे इस पूरे प्रकरण को डाइल्यूट किया जाए। तो एक पीआर एजेंसी उन्होंने हायर की है कंसेप्ट बॉम्बे की, उसको एक हिस्सा दिया है कि आप पूरे विश्व में ये फैलाइए कि ये बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा। जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 में जस्टिस वर्मा की कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद अमेंडमेंट हुआ और डिफाइन कर दिया। इन्होंने ट्यूबिक हेयर का सैंपल लिया, इन्होंने नाखूनों का सैंपल लिया, इन्होंने कपड़ों का सैंपल लिया, इन्होंने जो वेजाइनल स्वाइप है वो भी 22 तारीख को, ये पता होता है मेडिकली, ये पता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस खत्म किए इन लोगों ने, और उसके बाद सीबीआई को केस सौंपा। मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रकाश ये डालना चाहता हूं कि एक हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा मुझे संदेह है कि क्या उसी एजेंसी ने, क्योंकि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये जो कार्ड वेबसाइट है उस पर पेज क्रिएट किया जाता है। ये हांगकांग के प्रोटेस्ट में भी किया, या अमेरिका के वर्ल्ड वाइड लोग करते हैं। एक दिन मुझे बताएं योगी आदित्यनाथ की कौन है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, तो उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि नाम हमको नहीं पता, हम नहीं जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। अब सीधा सवाल पूछेंगे आरपी सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि पीआर एजेंसी हायर करके जानबूझकर आप ये फैला रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूं वो पेज, ये हवा में नहीं प्रकट हुआ होगा, जस्टिस फॉर हाथरस। आरपी सिंह साहब, कपिल सिब्बल गए थे ना लंदन में, जब वो पूरे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, एक वेबसाइट बनाई जा रही थी। सर आपके तो फुटप्रिंट था ऐसे काम करने में, आप तो
एजेंसी हायर करते हैं, सबको पता है। और मैं कह रहा हूँ, आप तो खैर मैं सीधा आक्षेप लगा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा सीधे इसकी जानकारी ले कि कांग्रेस के कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है। आप कुछ तो बताइए, कौन कौन इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं, कांग्रेस आप कहते रहेंगे। अरे पिछलुग्गू छोड़ो ना, आप तो पिछलुग्गू अरे भैया, किसने वो वेबसाइट बनाई अभी तक आप पता नहीं कर पाए? विवेक भाई सारे लड़की के डिस्ट्रॉय किए। विवेक भाई हाँ। मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए ना, एक दिन बीजिंग में भी उइगर मुसलमानों के लिए कैंडल जला लीजिएगा, टिकट का किराया मैं दूंगा, स्वरा भास्कर को भी दूंगा, विवेक श्रीवास्तव को भी दूंगा, सीताराम येचुरी को भी दूंगा। एक दिन बीजिंग में भी कैंडल जलाइएगा जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मेरा ऑफर है स्टैंडिंग, हर कैंडल गैंग को मैं टिकट दूंगा अपने पैसे से, बीजिंग तक का सबको मैं टिकट दूंगा, बीजिंग तक का। ये जनता के आक्रोश को सर चाइना में जलाइए कैंडल, चाइना में कैंडल जलाइए। लेकिन अंबिकेश धर मेरे साथ, अंबिकेश धर दुबे मेरे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, उनको लाइए। लेकिन उससे पहले आईपी सिंह साहब, आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बलात्कार के मामले में 2014 का आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका एक स्टेटमेंट दिखाता हूं और फिर अंबिकेश धर के पास जाऊंगा। दिखाइए मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कार के बारे में क्या कहा था उस टाइम पे। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। रेप में फांसी दी जाएगी, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे कानून नहीं बनने देंगे। सीधे चलता हूं अंबिकेश धर दुबे के पास, गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकेश, ये बताइए, समाजवादी पार्टी अगर बलात्कार के खिलाफ कैंपेन की बात करे तो मुलायम सिंह यादव, आजम खान, अखिलेश यादव, ऐसे कई बयान हैं जो उनके इस इंटेंशन पर ही डाउट करते हैं। उन्होंने तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसके वो चैंपियन रहे। अब ये कह रहे हैं कि हाथरस में बड़ा गलत हो गया, हाथरस को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे। क्या इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है बलात्कार के मामलों में टिप्पणी करने पे, इनके इतने बयानों को देखने के बाद? जी भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी जो पूरे के पूरे राजनीतिक क्षेत्र से दूर हो गई है और उनका सर्वमान्य नेता जो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय आजम खान जी, जो देश में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, यह पूरा देश जानता है, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी कितना सम्मान महिलाओं के प्रति रखती है। जो समाज में किसी भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, यह लोग राजनीतिक मुद्दों से भटक चुके थे और वर्तमान में एक हाथरस में एक देश की एक बिटिया को लेकर के यह लोग राजनीति में पुनः आने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, यह समाज को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़े गुनाहगार यह राजनीतिक पार्टी वाले हैं जो अपने मुद्दों से हट करके, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, बस बहुत बड़ी बात हो गई। सीधे मैं चलता हूं आईपी सिंह साहब के पास। आईपी सिंह साहब, उत्तर प्रदेश के लोग आपकी विश्वसनीयता बता रहे हैं, बलात्कार के मामलों में इतने बड़े बड़े बयान दिए हैं, उसके बाद कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि वाकई में आप हाथरस की बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। आजम खान कितना सम्मान करते हैं सब जानते हैं। दीपक जी, किन परिस्थितियों में कौन सी बात कही गई और उस बात को बार-बार, अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी ने किन परिस्थितियों में कही, आज आप यही बता दीजिए। सिंह साहब, मुलायम सिंह जी ने किन परिस्थितियों में कही, यही बता दीजिए। आप उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। क्या दिसंबर 2012 में जो निर्भया कांड हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक तरह से आंदोलन खड़ा किया, वो कौन सी एजेंसियां थी, कौन से ऐसे लोग थे, कौन सा ऐसा कारण था कि पूरे देश में अब निर्भया के आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप हाथरस की बिटिया के लिए न्याय मांग रहे हैं, निर्भया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 मिनट में पूरे पैनल को रोकूंगा। इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो वेबसाइट मेरे हाथ में है, जस्टिस फॉर हाथरस, क्या इसके बारे में यह पता चल पाया किन लोगों ने शुरू की? क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए इस थ्योरी को
योगी सरकार या सरकार प्रोपेगेट कर रही है ताकि अपनी गलतियों को छुपा सके, क्या ये सच है और कितने प्रूफ्स हैं आपके? और ये भी सवाल उठाए कि यूएपीए में क्यों नहीं इन लोगों को बुक किया गया जो ऐसा कर रहे हैं? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आई हैं, उन सभी तथ्यों के विचारण के लिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है हाथरस में और उसकी विवेचना चल रही है। ये अभियोग अभी पंजीकृत ही हुआ है और धीरे धीरे हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक फेक वेबसाइट और इत्यादि की जो बातें आप कर रहे हैं वो हमारे करने से या किसी के कहने से नहीं होगा। अगर हम करने से या किसी के कहने से नहीं होगा, अगर हम उस पर आगे बढ़ेंगे और तथ्यों को अंतिम बार जाके कोर्ट में भी प्रूव करना होता है, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को के कड़ी से कड़ी मिला के आगे बढ़ेंगे। और आज हमने स्वयं भी चीज़ें की हैं। अभी हम लोगों ने केवल जो वेबसाइट इत्यादि पे धार्मिक उन्माद या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो पोस्ट थे या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स थे, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें विवेचना भी आगे बढ़ेगी, तब कार्रवाई होगी। अब दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा सर, मुख्यमंत्री जी ने आज एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम लिया है। हाल ही में यह संस्था कई बार विवादों में रही है, क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम भी इस सिलसिले में आया है आपकी जांच में सामने? ये जैसा मैंने कहा कि जब हम पूरे तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे ही इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आई हैं, ये बात अवश्य है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें आ रही हैं। जैसे परत दर परत चीज़ें खुलेंगी, हम तत्समय मीडिया से उस बातों को शेयर करेंगे। क्या इसमें फॉरेन फंडिंग या इस तरह की भी कोई बात सामने आ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दंगे कराए गए, बेंगलोर में कराए गए, कुछ अन्य इलाकों में हिंसा फैलाई गई, उसी मॉडल पर यहाँ पर कुछ होने वाला था। और क्या आपको कुछ राजनीतिक लोगों के संलिप्तता के शुरुआती प्रमाण मिले हैं एडीजी साहब? नहीं, देखिए, ये काफ़ी ऐसा बिंदु है जिसको अभी तात्कालिक रूप से कहना सही नहीं है। मैंने आपको इतना ज़रूर बताया कि साजिश की चीज़ें आ रही हैं और बहुत जल्द इन चीज़ों का खुलासा होगा। कुछ संगठनों का, कुछ व्यक्ति विशेष का, जिन्होंने जानबूझ के, आपने देखा होगा कि 18 तक किसी तरह की कोई बात नहीं थी। 18 के बाद से कुछ लोगों ने इस तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, जबकि लगातार शुरू से ही इसमें जो पीड़िता थी या उनके फैमिली वाले थे, उनके कहने के अनुसार ही सभी चीज़ें हुई हैं। चाहे वो एफआईआर पंजीकृत करने का मामला हो या फिर इसमें धाराओं को बढ़ाने का मामला हो, गिरफ्तारी का मामला हो। और आपको पता ही होगा कि एमयू ऑटोनोमस बॉडी है, उस पे कोई ऐसा सरकार का नहीं होता। फिर भी हम लोगों ने वहाँ इनका इलाज कराया और बार बार घर वालों को कहा गया कि बेहतर जगह पे आप जा सकते हैं और स्पाइन के इलाज के लिए, जिससे उन्होंने मना किया। और अंत में फिर जब वो राज़ी हुए तो हम लोग सफदरजंग उनको ले गए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक दिन के बाद ही पीड़िता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम के बाद ही लगभग 9 साढ़े 9 घंटे तक दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ प्रदर्शन चलता रहा। लोगों ने डेड बॉडी उठाने नहीं दिया। अंत में जब रात को 10:30 बजे, पौने 11 बजे जाके फैमिली के साथ बॉडी वहाँ गई। ऐसी वहाँ लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और सीआरपीएफ की कंपनियाँ भी लगानी पड़ी थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग न हो जाए। आपके पास क्या लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी थी कि किसी तरह की साजिश हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है या जातिगत हिंसा की तरफ मामले को धकेला जा रहा है? क्या इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे? क्योंकि ये जो मामला है वो डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर रहा हूँ।
नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कि एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को रख के और व्यापक हिंसा की संभावना है और इससे जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है और उसको देखते हुए ही, मद्देनज़र रखते हुए ही स्थानीय प्रशासन ने समय समय पर जो निर्णय लिए हैं वो किया गया है, ताकि उसके बाद से आपने देखा होगा कि SIT का भी गठन किया गया और फिर पूरी शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने CBI के लिए भी अनुशंसा अपनी कर दी है। और ऐसी स्थिति में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि जिससे कि हमें कोई बात छुपानी हो। एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा सर, ये जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है, अब इसकी जांच कौन कर रहा है? क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT का गठन हो रहा है जो इन तमाम फैक्टर्स को फैक्टर इन करे, चाहे जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट हो, आपके इंटेलिजेंस इनपुट हो, किस आदमी का सोशल मीडिया पर क्या रोल रहा है, कौन इसकी जांच करेगा? कोई स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रही है सरकार, और क्या डेडलाइन होगी इसकी जांच की? नहीं, जो हमारे लोकल टीम है और महानिदेशक कार्यालय से इन चीज़ों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। उनके सभी तरह के उनको टेक्निकल सपोर्ट सभी एजेंसियों से मिल रहा है और हम जो इन्फॉर्मेशन अगर हम बाहर की एजेंसी से भी चाहेंगे वो हम लेंगे और उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो कि साजिश में शामिल है, आपको वैचारिक भिन्नता हो सकती है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक साजिश के तहत इन चीज़ों को करना, और जबकि हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं इसके, तो इन सभी चीज़ों को हम खंगालेंगे और मेरिट के आधार पे आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अफसोस मेरे पास देश की बहस में वक्त इतना ही है, लेकिन मैं अंत में चलते चलते आपको आज के सवाल से रूबरू कराता हूं। आज का हमारा सवाल था, हाथरस के खुलासे के बाद क्या PFI बैन हो? 96% लोग कहते हैं हाँ। दिल्ली दंगों में भी इनका नाम आ चुका है, बेंगलुरु दंगों में भी इनका नाम आ चुका है। अब सवाल ये है कि ये कार्रवाई कब होगी? फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।